Okay, so we are continuing with the chapter number 4, the questions that we were discussing, right? I hope you have seen the previous video before you are watching this particular video, right? Now we are talking in relation to chapter number 4, that is salary. In this particular video, I will be discussing the major heads, right? I will be discussing the major theory questions जो आपको पूछे जा सकते हैं in the paper. Along with that, मैं आप लोगों के साथ कुछ important illustrations भी मार्क कराऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में important है, तो वो आप illustrations भी एक बार चाहो तो go through कर सकते हैं. Sir, salary में the first important question that we have here in the chapter number 4, the first very important question that we are going to talk about here is कि sir, salary में आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि what are the various types of allowances in salary. तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होता है अप्रोक्सीमेटली आपका 5 to 8 मार्क्स का होता है, जहां पर आपको सबसे पहले एक डेफिनेशन देनी होती है. यू हैव टू गिव द डेफिनेशन, राइट? यू हैव टू गिव द टैक्स ट्रीटमेंट, है ना, and एक एग्जाम्पल. These are the three things that are required in relation to a particular allowance. आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आप 5 से 6 अलाउंसेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है? तो मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ आपको कौन कौन सी अलाउंसेस यहाँ पे बोलनी चाहिए, कवर करनी चाहिए. आपको यहाँ पे 3 पार्ट में आंसर देना चाहिए. सर पहला, 1 विच आर फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है? 1 विच आर फुल्ली टैक्सेबल, जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ मैं यहाँ पे डियरनेस अलाउंस, राइट, या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस, राइट, या फिर सीसीए सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंस. ये सारी जो अलाउंसेस हैं ये आपकी फुल्ली टैक्सेबल हैं, इनमें कोई डिडक्शन नहीं है, राइट? देन देयर आर सर्टेन अलाउंसेस विच आर फुल्ली डिडक्टेबल, मतलब इन्हें हम मतलब हम इन्हें पूरा पूरा तरीके से डिडक्ट कर सकते हैं, राइट? सर वो हमारे पास कौन कौन सी अलाउंसेस हैं, अगेन इनसे रिलेटेड आप अलाउंसेस यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, राइट? सॉरी, फुल्ली डिडक्टेबल अलाउंसेस तो हमारे पास सच कुछ खास है नहीं. हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी ऐसी अलाउंसेस हैं जो कि पार्टली डिडक्टेबल हैं. तो पार्टली डिडक्टेबल हमारे पास जो अलाउंसेस हैं वो होती हैं आपकी एक HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस, है ना, ऐसी कुछ अलाउंसेस हैं. देन यहाँ पर आपके पास कुछ एक ऐसी अलाउंसेस होती हैं, राइट, जो सर्टेन लिमिट तक हम आपकी डिडक्टेबल होती हैं, है ना, कि मतलब आप एक्सपेंस करोगे, if expense done then only you will be allowed, right? इसमें आपकी मेजरली आ जाती है ट्रैवलिंग अलाउंस, राइट, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस. तो आप देख सकते हो ऑन पेज नंबर 54, 55 ऑफ योर बुक चैप्टर नंबर 4, यहाँ पर आपको वेरियस अलाउंसेस के बारे में बता रखा है. So this is the first question under the head salary, chapter number 4, which is very important, asked in your paper many a time. Question number 2 जो आपके पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, परक्यूजिट्स के रिलेशन में. सर ये क्या होते हैं? सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि एक्सप्लेन करो, डेफिनेशन दो ऑफ परक्यूजिट्स, कि परक्यूजिट्स आर एनी मॉनेटरी बेनिफिट्स और
non-monetary benefits that can be converted into cash or not converted into cash, which are provided by the employer to the employee for any benefit that he has occurred from in particular case. तो ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे पुट करनी है परक्यूजिट्स की, राइट। उसके साथ साथ आपसे कुछ स्पेसिफिक परक्यूजिट्स के बारे में वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सर स्पेसिफिक परक्यूजिट्स जो थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? सर एक तो है RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में। सर इसके साथ साथ एक RFA मोटर कार के रिलेशन में, ठीक है। एक आपको RFA जो है वो है इंटरेस्ट फ्री लोन, राइट। ये कुछ बेसिक परक्यूजिट्स हैं जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सर तीसरा, अगेन ये क्वेश्चन भी जो आपसे पूछा जाएगा वही 5 to 8 मार्क्स, राइट। ये आपसे उसी तरीके से पूछा जाएगा। इसको भी डिफाइन करने का तरीका, इसको भी स्टेट करने का तरीका बिल्कुल सेम होने वाला है। दैट इज यही डेफिनेशन, टैक्स ट्रीटमेंट एंड एग्जाम्पल। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू ट्रीट एंड एक्सप्लेन द क्वेश्चन। This is going to be the same way how you are going to answer it. सर तीसरे टाइप का क्वेश्चन, सर तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, ये अलाउंस और परक्यूजिट दोनों से रिलेटेड है। सर अलाउंस और परक्यूजिट दोनों से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है? सर यहाँ पर आपसे ना एक बेसिकली डिफरेंस पूछा जाता है ना। जैसे कि आप देख सकते हो आपके पास में एक है एजुकेशन अलाउंस एंड एक है आपका एजुकेशन फैसिलिटी। सर एजुकेशन अलाउंस आपकी अलाउंस है जो आपको प्रोवाइड की जाती है इन इनकम टैक्स। एजुकेशन फैसिलिटी जो आपको अपने एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन अलाउंस इफ यू रिमेंबर 100 पर चाइल्ड पर मंथ डिडक्टेबल है। यहाँ पर अप टू ₹1000 एग्जेम्प्ट है पर मंथ पर चाइल्ड, एग्जेम्प्ट है। उससे ऊपर अगर कोई है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, उससे ऊपर है तो इट इज टैक्सेबल। सर ये एक अलाउंस है, ये एक परक्यूजिट है, ये आपको बताना पड़ेगा, है ना। सर यहाँ पर राइट, अगर कोई पर्टिकुलर आइटम है, कोई पर्टिकुलर परक्यूजिट है, इसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है, अलाउंस एक अलग तरीके से। तो डिफरेंस में बेसिकली आपको ये टाइप का क्वेश्चन दे देते हैं। तो सेकंड टाइप का डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं HRA हाउस रेंट अलाउंसेस वर्सेस RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन। सर एक और क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस वर्सेस मोटर कार फैसिलिटी, ठीक है ना। तो ये सारी आपकी जो बेसिकली अलाउंसेस होती हैं इन और परक्यूजिट हैं जो सिमिलर टाइप की होती हैं, उनसे ये लोग क्वेश्चन उठा के पूछते हैं और उनसे डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो जब ये आपसे डिफरेंस पूछते हैं अंडर इनकम टैक्स, तो आप बेसिकली डिफरेंस बताओगे एक तो डेफिनेशन के पॉइंट में, दूसरा बताओगे सर एग्जेम्पशन या डिडक्शन, ठीक है, और फिर तीसरा आप बताओगे क्या सर ये अलाउंस है या ये परक्यूजिट है, और चौथा मैं इसमें बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दो, दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर दो। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी फॉर 5 to 8 मार्क्स। 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपने इतने डिटेल में एक्सप्लेन दे रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आपको यूजुअली गुड क्रेडिट मिल जाता है, अच्छे से आपको टीचर मार्क्स दे देता है एग्जाम में, ठीक है। सर ये आप देख सकते हो मैंने अभी तक 3 क्वेश्चन सैलरी चैप्टर से आपके साथ डिस्कस करे हैं। सर द फोर्थ क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इन द चैप्टर सैलरी is a very important question. अगर आप देखेंगे, this is a very important question in salary that we are going to discuss here, that is related to retirement benefits, right? सर रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ना अगर आप देखोगे, कभी कभी ना हमने यहाँ पे मेजरली 5 रिटायरमेंट बेनिफिट्स करे हैं। पहला पेंशन, कम्यूटेड अनकम्यूटेड, दूसरा ग्रेचुटी, तीसरा लीव एनकैशमेंट, चौथा प्रोविडेंट फंड, है ना, पांचवा सुपर एनुएशन फंड, है ना। तो सुपर एनुएशन फंड, तो ये आप देख सकते हैं ये 5 बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम लोगों ने करे हैं। ये पांचों रिटायरमेंट बेनिफिट्स में पांचों के बारे में भी आ सकता है फॉर 5 मार्क्स, जहाँ पर आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना है 1 1 मार्क, 1 1 1.5 मार्क के लिए, या आपसे कोई
स्पेसिफिक भी पूछा जा सकता है। तो इनके प्रोविजंस, आपको जो टैक्स के प्रोविजंस हैं, ये प्रोविजंस आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है सर, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताऊं बेटा, कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, दैट इज इलस्ट्रेशन 4.8 इन रिलेशन टू HRA। ये HRA से रिलेटेड इलस्ट्रेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताता हूँ जो आपके सारे अलाउंसेस से रिलेटेड है, इलस्ट्रेशन 4.10। सर ये आपके सारे अलाउंसेस से रिलेटेड है, कंबाइंड क्वेश्चन है। ठीक है सर, इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 4.30। सर ये आपके परक्यूजिट से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपके परक्यूजिट से इलस्ट्रेशन रिलेटेड है। इसके बाद मैं आपको एक और इलस्ट्रेशन बताता हूँ, दैट इज इलस्ट्रेशन 4.35। 4.35, illustration 4.35, this is in relation to your leave encashment, no sorry, gratuity, I'm sorry, this is in relation to gratuity। 4.36 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ऐसा 5 मार्क का क्वेश्चन उठकर आ जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 4.40, राइट, पेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4.42, ये थोड़े क्वेश्चंस ऐसे हैं, पेंशन, थोड़े एक दो रिटायरमेंट बेनिफिट के क्वेश्चन को मैच करने वाले क्वेश्चन है। फिर अगर आप देखोगे, मैं एक दो क्वेश्चंस आपको ना फुल फ्लेजेड वाले क्वेश्चंस बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। जो आपका एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 4.61 एंड 4.62, 4.61 एंड 4.62, सर ये फुल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आजकल एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे, इसमें आपको इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, है ना, PDBP, इन सब हेड्स से भी क्वेश्चन इनकम ऐड करके आपको टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने को दे देगा, है ना। 115 BAC वाला जो कॉन्सेप्ट था, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेदर उसमें टैक्सेबल है या नहीं है। ये चीजें आपको बेसिकली यहाँ पर बहुत ध्यान से याद रखनी है, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन इस चैप्टर में वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा आया भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन बन सकता है अगर एग्जामिनर थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहता है, दैट इज इन रिलेशन टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो आपको पता है कि देर आर मेजरली टू डिडक्शंस व्हिच आर अवेलेबल, वन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, वन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड द अदर वन इज एंटरटेनमेंट अलाउंस, राइट। इसके साथ साथ आपको एक और चीज में डिडक्शन यहाँ पे इन्होंने बता दी है, दैट इज इन रिलेशन टू प्रोफेशनल टैक्स, इफ एनी, इनसे रिलेटेड भी कोई डिडक्शन हो सकती है, राइट। तो ये बेसिकली हमारी कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं जो यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज सैलरी गेट्स ओवर। मैं फिर से एक बार रिवीजन दे देता हूँ, हमने चैप्टर सैलरी से कौन कौन से क्वेश्चन कवर अप करे हैं। चैप्टर नंबर 4 सैलरी से हमने पहला क्वेश्चन जो कवर किया है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अलाउंसेस इन द सैलरी, परक्यूजिट्स इन द सैलरी। ठीक है, कोई स्पेसिफिक परक्यूजिट पे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। RFA मोटर कार इंटरेस्ट फ्री लोन, ये कुछ इंपॉर्टेंट RFAs हैं। इसकी डेफिनेशन में आपको बहुत ध्यान से देना है कि भाई यू हैव टू गिव द डेफिनेशन, टैक्स ट्रीटमेंट एंड एग्जांपल्स इन अ वेरी क्लियर मोड। सर इन perquisite and differences between a perquisite and allowances is very important। कई बार तो जिसके मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दे दिए, जैसे कि एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन फैसिलिटी, HRA, RFA, TA, मोटर कार फैसिलिटी। तो आपको इसमें सबसे पहले डेफिनेशन बताना है इंडिविजुअली, फिर एग्जेम्पशन या डिडक्शन बतानी है, अलाउंस है या परक्यूजिट है ये बताना है, और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर दोगे। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया रिटायरमेंट बेनिफिट से। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हमारे पास आ गया एक पेंशन, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, PF
एंड सुपरएनुएशन फंड। इनसे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कंबाइंड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल के इलास्ट्रेशंस बता दी हैं, ये इलास्ट्रेशंस आप एक बार नजर मार सकते हो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है in relation to deduction under section 16, that is standard deduction, entertainment allowance and professional tax, जिन पे यहाँ पे 3 deductions आती हैं, right? Moving on to the next chapter, chapter number 5, that talks about house property. जैसा कि मैंने बताया था कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके साथ में, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ में 3 चैप्टर्स कवर करूं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड पीजीबीपी। 3 चैप्टर्स के सारे थ्योरी क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करूं। सो कमिंग टू द सेकेंड चैप्टर इन डिस्कशन इन लाइन, दैट टॉक्स अबाउट हाउस प्रॉपर्टी। सो द first question that can be asked in house property is what is GAV, है ना, एंड NAV। ठीक है सर, इसके साथ साथ एक और एडिशनल क्वेश्चन आता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, तो GAV जब आप डिफाइन कर रहे हो, GAV की डेफिनेशन में आपको पता है 3 शब्दों का नाम जरूर आने वाला है। कौन कौन से वो 3 शब्द हैं, तो सॉरी हाँ जी, 3 शब्दों का नाम बहुत ज्यादा आने वाला है। पहला नाम फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन एंड स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है ना, हमें पता है जो हायर होता है वो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। सर इस हायर फिगर और स्टैंडर्ड रेंट में हम कंपैरिजन करते हैं, जो लोअर हो जाता है उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट बना लेते हैं। सर एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर किया जाता है विद द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, विच एवर इज हायर नॉर्मली बिकम्स आर GAV। सर यहाँ पर हमें एक प्रोवाइजो दे दिया था। व्हाट इज वन प्रोवाइजो? वन प्रोवाइजो that if expected rent है ना is greater than actual rent and actual rent is less than expected rent due to vacancy, है ना, आप देख लो दोनों का मतलब सेम है। एक्सपेक्टेड रेंट ग्रेटर देन एक्चुअल रेंट हो या एक्चुअल रेंट लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट हो, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का रिस्पेक्टिव मतलब सेम ही है। लेकिन ये जो कम है क्यों है? क्योंकि हमारा घर खाली था, है ना। ऐसी सिचुएशन में हमारा GAV जो है एक्चुअल रेंट बन जाता है इन जस्ट वन सिचुएशन, अदरवाइज हमेशा एक्सपेक्टेड रेंट विल बी द GAV इफ इट इज हायर देन द एक्चुअल रेंट। जल्दी बता दीजिए। ठीक है सर, ये हमारी डेफिनेशन हो गई GAV की। सर NAV की डेफिनेशन हो जाती है, सर जब मैं GAV में से म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर देता हूं तो मुझे मेरा NAV मिल जाता है। बेसिक फॉर्मेट को याद रखना है। NAV और GAV में क्या फर्क है? सर NAV और GAV में केवल एक ही फर्क, 2 ही फर्क है सर। उसमें म्यूनिसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज्ड रेंट नहीं होता, उसमें होता है, बाकी तरीका सेम है ना। सर वो एक नेट एनुअल वैल्यू है, सर वो एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। नॉट और नेट और ग्रास से कुछ, ग्रॉस से कुछ टैक्स का फिगर भी डिफरेंस है, वही टैक्स के डिफरेंस का फिगर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। सर द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, right, the second type of question that you can get in this chapter is from deduction under section 24। आपको पता है यहाँ पे डिडक्शन सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 24। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 पे आप पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सर हमें पता है हमारे पास 2 ही डिडक्शन होती है, एक होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, है ना, एक होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेसिकली काम क्या होता है? सोच के बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेसिकली हमारा काम क्या होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन का मेरा बेसिक काम होता है कि जो भी मेरी NAV है उसका 30% मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन है। सर फिर मेरे पास जो सेकेंड टाइप की डिडक्शन आती है वो आती है इंटरेस्ट ऑन लोन्स और बोरोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज of house property। Sorry for the handwriting, right? Since I'm writing a little faster, then writing थोड़ी सी खराब आ रही है। Interest on loan or borrowing for construction or purchase of house property। सर इसमें मेरे पास 2 होती हैं, एक होती है फॉर करंट ईयर, एक होती है फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड।
राइट, फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अगर आप इसकी थ्योरी चाहते हैं कि सर इसकी प्लीज थ्योरी बता दो, सर पेज नंबर 141 ऑफ गिरीश आहूजा पे आप आ सकते हैं इन चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर नंबर 5 हाउस प्रॉपर्टी के पेज नंबर 141 टॉपिक नंबर 5.9, टॉपिक नंबर 5.9, राइट। तो इनसे बेसिकली आप रेफर कर सकते हो और यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द मेन थिंग। अगर आप मेजरली देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग से एक अलग से क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार अंडर सेक्शन 24B, एंड 24 सेक्शन का अलग से क्वेश्चन भी पूछा गया है मेनी अ टाइम, ठीक है। राइट, टैक्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस क्या होता है ना, कई बार बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं थ्योरी क्वेश्चंस के। तो मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग हमेशा हमेशा जो है टैक्स के जब आप प्रोविजंस बता रहे हो, प्रोविजंस के सॉल्यूशंस दे रहे हो, एग्जाम्पल थ्योरी क्वेश्चंस लिख रहे हो, तो बेटा हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स को स्टेट करें। अगर आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स वहां पे एक्सप्लेन करोगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाओगे, एग्जामिनर को थोड़ा बेटर आंसर मिलेगा, एग्जामिनर को समझ आएगा। इफ इज रीडिंग योर आंसर, इफ इज नॉट रीडिंग योर आंसर, उसको दिखेगा तुम्हारी लेंथ बड़ी है, वो तुम्हें दे पाएगा, मार्क्स दे पाएगा, क्योंकि तुमने एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उससे कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स भी दिखती है कि काटा कंटिन्यूस बेसिस। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर एग्जाम्पल्स बता दीजिए, कुछ इलस्ट्रेशन बता दीजिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए। सर इलस्ट्रेशन 5.16, illustration 5.19, illustration 5.21, कुछ illustrations हैं which are very important। इसके साथ साथ एक illustration और है जो एग्जाम में बहुत बार आई है, that is illustration 5.15, 5.15, right? ये भी illustration कई बार एग्जाम में आई हुई है। These are some important illustrations जिनको आप एक बार नंबर हाईलाइट करके जा सकते हो। बिफोर गोइंग टू द एग्जाम यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड गो। अच्छा, एक क्वेश्चन और इस चैप्टर में बेसिकली आता है, दैट इज, मैं इसको थर्ड थ्योरी क्वेश्चन ले लेता हूँ, राइट। वो ये आता है कि 115 BAC, दैट इज न्यू टैक्स रेजीम, ठीक है, का क्या इम्पैक्ट है इन हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो बेटा 115 BAC का केवल एक ही इम्पैक्ट होता है इन हाउस प्रॉपर्टी, एंड दैट इम्पैक्ट इज, अगर आपकी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है जहां पर आप इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स का, जहां पर आप इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स का एक डिडक्शन क्लेम करते हो ऑफ 2 लाख या 30,000 एज द केस में भी, है ना, वो आपको नहीं मिलता। दैट्स द ओनली डिफरेंस, रेस्ट द एंटायर हेड इज सेम। सो इस टाइप का मुझे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, या तो वो सैलरी से पूछ सकते हैं या हाउस प्रॉपर्टी से पूछ सकते हैं इन द क्वेश्चन, राइट। एग्जाम में आपसे इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर इसी के साथ अगर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का डिस्कशन खत्म हो चुका है। आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली मैंने आपके अभी तक 50-60 मिनट्स लिए होंगे, 70 मिनट्स, 65-70 मिनट्स, जहां पर मैंने आपके पहले 5 चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं अप्रोक्सीमेटली कवर करेंगे। आपके पहले 3 क्वेश्चन, द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ योर पेपर विल बी कवर्ड इन these 5 chapters, first 5 chapters, okay? Approximately the first 3 questions का मैं कवरेज आपको ऑलरेडी दे चुका हूं इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। चलिए मैं अब आपके साथ मूव ऑन कर रहा हूं आपके सिलेबस के सबसे बड़े चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6 पीजीबीपी पे। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इस चैप्टर में देयर आर सर्टेन थ्योरी क्वेश्चंस जो बहुत रेपिटेटिवली पूछे गए हैं, एंड देयर आर सर्टेन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो भी बहुत रेपिटेटिवली पूछे गए हैं, ठीक है। So I'll come to chapter number 6 and I'll first talk about the theory questions. I am purely talking about the theory questions. I am not going to the numerical questions first. अगर आप देखोगे मेरा जो पहला थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पर है, राइट, इन द थ्योरी क्वेश्चंस की लिस्ट में मेरा जो पहला थ्योरी
क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर टॉपिक में आता है, ठीक है, वो आता है इन द टॉपिक डेप्रीसिएशन। इन द टॉपिक डेप्रीसिएशन, ठीक है। चलिए मैं पहला टॉपिक एक काम करता हूँ, मेथड ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर ले लेता हूँ। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज सेक्शन नंबर 145। पहला क्वेश्चन मैं इस पे ले लेता हूँ। देखिए बहुत टाइम पहले इस पे क्वेश्चन आया था, अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 साल पहले। मेथड ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली हमारा इनकम टैक्स एक्ट जो है वो हमें कहता है कि आप कैश बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस, इन दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हमारा जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस है वो हमें ये कहते हैं। सर लेकिन हमें इसके साथ में ना वो दो प्रोविजंस देता है, दो एक्सेप्शंस देता है कि बेटा पहला है ना, हमें आईसीडीएस, बेटा जैसे अकाउंट्स में हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वैसे इनकम टैक्स में हमारे पास इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हमें इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आपका असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर मतलब हमारा माई बाप, हमारा बॉस, जिसके लिए हम रिटर्न भर रहे हैं, जिसको हम रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, तो हमारे असेसिंग ऑफिसर ने अगर कोई स्पेशल गाइडलाइंस या स्पेशल प्रोविजन आपको दे रखी है, आपको कुछ स्पेशल प्रोविजन या आपको कोई स्पेशल गाइडलाइंस दे रखी है, तो आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करके आप कैश बेसिस फॉलो करो या मर्केंटाइल बेसिस फॉलो करो, हम आप पे छोड़ते हैं। बस किसी आईसीडीएस का विरोध नहीं होना चाहिए आपके लिए, और जो असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस दिया है आपको या गाइडलाइन दी है, उनका कोई विरोध नहीं होना चाहिए इन द गिवन कंटेक्स्ट, राइट। अगर आप इनको नहीं करते हो, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम, प्लीज गो अहेड, राइट। सर, the second question that we have in relation to depreciation. सर depreciation में आपके पास में शॉर्ट नोट आ जाता है, अगेन 4 से 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट आ जाता है, कई बार एक 4 या 5 मार्क्स का। सर डेप्रीसिएशन में जो शॉर्ट नोट आएगा वो सिंपली आपको दो चीजों के बारे में बोलेगा। सर पहला, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, हमें WDV मेथड फॉलो करना है। पहली चीज आपको जो मेंशन करनी है डेप्रीसिएशन में, वी हैव टू फॉलो WDV मेथड, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। मतलब SLM मेथड फॉलो नहीं कर सकते, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, लेट मी राइट इट इन अ पॉइंट फॉर्म, इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर। सर सेकेंड फॉर्म, सर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑलरेडी डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड, ठीक है। हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, किस रेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ये भी हमें पहले से असेसिंग ऑफिसर ने इनकम टैक्स रूल्स ने बता रखा है, हम अपने दिमाग नहीं लगाएंगे। सर मेरे पास में मशीनरी है, मैं मशीनरी पे स्ट्रेट 15% पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। सर फर्नीचर है, फर्नीचर पे स्ट्रेट 10% पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। मशीनरी है, 15% पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। सर कंप्यूटर है, स्ट्रेट 40% पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। दैट्स इट, सम एग्जाम्पल, है ना, राइट, जो आप लिख सकते हो। सर तीसरी चीज आपको डेप्रिसिएशन में बोलना है, सर फुल ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन लगाओगे, फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लगाओगे, ठीक है, फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लगाओगे अगर आपने मोर देन 180 डेज यूज करी है ना। आप हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन लगाओगे, आप हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन लगाओगे अगर आपने लेस देन 180 डेज एसेट को यूज किया है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगाओगे अगर आपने कोई भी एसेट 180 डेज से ज्यादा यूज किया है। सर लेस देन 180 डेज के लिए यूज किया है तो आधे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे। जैसे हम अकाउंटिंग में करते थे ना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फुल या हाफ, ठीक है। सर
चौथा पॉइंट जो आप डेप्रिसिएशन के शॉर्ट टर्म पे मेंशन कर सकते हो, इन ऑर्डर टू प्रमोट मोर पीपल टू बाय मोर मशीन, टू बाय मोर मशीन, है ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन के प्रोविजन प्रोवाइड करे हुए हैं। ठीक है, दिस इज सफिशिएंट फॉर अ 5 मार्क और अ 6 मार्क क्वेश्चन अबाउट डेप्रिसिएशन, राइट। आई होप डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन में आप एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हो कि जो डेप्रिसिएशन है ना, ये हम ब्लॉक बेसिस पे फॉलो करते हैं, मतलब ब्लॉक ऑफ एसेट्स को क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम अकाउंट्स में ना इंडिविजुअल एसेट पे अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, यहाँ पर इनकम टैक्स में हम क्या करते हैं, सारे एसेट्स का एक ब्लॉक बनाते हैं। सर सारे एसेट्स का एक ब्लॉक बनाते हैं, इसका मतलब क्या है? सर सारे एसेट्स का एक ब्लॉक बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि जितने भी मेरे एसेट्स हैं, जितने भी मेरे सारे के सारे एसेट्स हैं, उन सारे के सारे एसेट्स को मैं एक साथ टोटल करता हूँ और उस पर डेप्रिसिएशन लगाता हूँ। तो एक सिमिलर टाइप के एसेट्स जिनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होता है, उन्हें मैं एक साथ एक्यूमुलेट करके एक जगह पे शो कर देता हूँ, एक जगह पे इकट्ठा कर देता हूँ। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग जिसपे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द डेप्रिसिएशन, द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, right? And then we have the second thing that talks about depreciation. ठीक है सर, एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार आपके केस में पूछा जा सकता है, थर्ड क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का, जिसे हम कहते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का। सर ये अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या चीज है, क्या है ये? सर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एक ऐसा सिस्टम है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सर एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, सर जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो मेरे प्रॉफिट से ज्यादा हो गया। ठीक है, मतलब सर मेरा जो डेप्रिसिएशन है फॉर एग्जांपल 10 लाख है, और सर मेरा प्रॉफिट जो है फॉर एग्जांपल 8 लाख है। बेटा सोच के बताओ, इस डेप्रिसिएशन को पुट करने से मुझे क्या हो गया? 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। बेटा डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस हो रहा है ना, तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं तुम 8 लाख ही चार्ज करो। जो ये रिमेनिंग 2 लाख डेप्रिसिएशन है ना, इसे आप अनएब्जॉर्ब रखो। अनएब्जॉर्ब से हमारा कहने का मतलब है इसे यूज मत करो, यूटिलाइज मत करो। तो जब हम इसको यूज नहीं कर रहे, यूटिलाइज नहीं कर रहे, ऐसी सिचुएशन में हम इसका क्या कर रहे हैं? सर ऐसी सिचुएशन में हम ऐसी डेप्रिसिएशन को नेक्स्ट ईयर यूटिलाइज करेंगे, नेक्स्ट ईयर यूटिलाइज करेंगे। सर हम इसको कितने टाइम पीरियड तक यूटिलाइज कर सकते हैं? सर हम इसे अनलिमिटेड लाइफ तक यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा, तब तक इस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को इकट्ठा कर सकता हूँ। ओके, और इस पे इसको चार्ज कर सकता हूँ इन एनी प्रीवियस ईयर फॉर विच आई वांट टू कैरी फॉरवर्ड। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑल वेल यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोलता है इन रिलेशन टू, सर ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा एग्रीकल्चर इनकम से भी इंक्लूडेड है। सर ये जो टॉपिक है ये हमारा एग्रीकल्चरल इनकम से भी रिलेटेड है। सर हमें बोला गया, अगर मैं कोई टी, कॉफी या रबर का प्लांटेशन करता हूँ, सर फिर से रिपीट करूं, अगर मैं टी, कॉफी या रबर का प्लांटेशन करता हूँ। सर टी, कॉफी, रबर क्या है हमारे लिए? सर टी, कॉफी, रबर बेसिकली मेरे लिए कुछ ऐसे आइटम्स हैं जहां पर मैं इनका बेसिकली जहां पे मैं उगा रहा हूँ। ठीक है, मेरा काम क्या है? सर टी, कॉफी एंड रबर को उगाना। क्या है? टी, कॉफी एंड रबर को उगाना। उगाना से मतलब पत्तों की तरह। और मैं केवल उन पत्तों को उगाकर बेचता हूँ, मैं केवल उन पत्तों को उगाकर बेचता हूँ, राइट, मैं केवल उन पत्तों को उगाकर बेचता हूँ। ऐसी सिचुएशन में, सर ऐसी सिचुएशन में मुझे बोला गया है, ऐसी सिचुएशन में सर मुझे बोला गया है कि टी के केस में 60% ऑफ योर इनकम, कॉफी के केस में 75% ऑफ योर इनकम एंड रबर के केस में 65% ऑफ योर इनकम, है ना, ये 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 एग्जेम्प्ट हो जाएगी। दैट मीन्स मेरे लिए टैक्सेबल कितनी होगी? 40%,
25% एंड 35%। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, राइट। Another question that is asked from this particular chapter is about right. Another question that is asked from this chapter is about disallowances in case of partnership firm। मतलब मेरी अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, सर मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, दिस इज ऑल्सो सेक्शन 40B। मेरी अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो मेरे को बोला गया है कि मैं जो है एक वर्किंग पार्टनर को डिडक्शन दे सकता हूँ, एक वर्किंग पार्टनर को कितना पैसा दे सकता हूँ। ठीक है सर, मैं एक वर्किंग पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या लोन, है ना, एज पर द पार्टनरशिप डीड दे सकता हूँ। ठीक है, या मैक्सिमम 12% तक का इंटरेस्ट दे सकता हूँ। सेकेंड चीज मुझे बोलता है कि सर मैं चाहे कमीशन दूं, चाहे मैं सैलरी दूं, चाहे मैं कोई रेम्यूनरेशन दूं, या मैं कोई प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करूं, ये अमाउंट जो है या तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है, या दूसरा सर लिमिट बोला फर्स्ट 3 लाख ऑफ प्रॉफिट में 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, या 1,50,000 विच एवर इज हायर। एंड बैलेंस अमाउंट पे मुझे बोला 60% ऑफ बुक प्रॉफिट का मैं अमाउंट डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकता हूं अपने बुक्स में। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। सर एक और पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर मैंने दिस इज इन रिलेशन टू सेक्शन 40 अगेन। ठीक है, सेक्शन 40, अगर मैंने कोई कैश पेमेंट करी है, ठीक है, या अदर देन बैंक या चेक या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अलावा मैंने तरीके से, है ना, मैंने अगर कोई पेमेंट करी है फॉर मोर देन ₹10,000, है ना, फॉर बिजनेस पर्पस, such expenditure will be disallowed। ठीक है, अंडर सेक्शन 40। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी बता दीजिए। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। आई होप कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, राइट। जो इसके थोड़े से रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं वीडियो नंबर 3 के पार्ट में कवर अप करने की कोशिश करता हूँ, राइट। अगेन प्लीज कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।